नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आने वाली जितनी भी परीक्षा है या फिर अभी जो रिसेंटली परीक्षाएं चल रही है, तो उससे जुड़े हुए हम विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। हर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ एक शॉर्ट नोट भी दिया गया है कि अगर आपसे उससे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर जो है आसानी से समझ सकते हैं, साथ ही उस क्वेश्चन को आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है मैग्मा, हीलियम, क्रूड या लावा। तो देखिए, कई लोग इसमें गलत कर देते हैं। जो मेंटल में जो गैसों का मिश्रण होता है उसे लोग लावा लगा देते हैं, लेकिन ये जो है ये गलत होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्मा। तो याद रखिएगा, मैग्मा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। मैग्मा गर्म तरल चट्टान है जो पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे पाई जाती है। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के सबसे बाहरी आवरण पृथ्वी के स्थल मंडल में चट्टानों के पिघलने से हुआ है। लावा जो है गर्म पिघली हुई चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी से बाहर निकलती हैं। तो याद रखिए, अगर ज्वालामुखी से निकलते हुए बात की जाए तो आपको लावे को लगाना है। अगर मिश्रित आपको गैसों का मिश्रण पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मैग्मा पर राइट क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, समीर ने शिक्षक से एक प्रश्न पूछा कि गर्मियों में खाद्य पदार्थ क्यों नष्ट हो जाते हैं और इसका कारण निम्न में से कौन सा है? आपने देखा होगा, गर्मियों में अगर हम दूध रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी फट जाता है, या फिर कोई भी खाना रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो क्यों होता है? ऑप्शन है उच्च तापमान की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि, सूक्ष्म जीवों में उपापचय की उच्च दर या उपापचय की उच्च दर के कारण खाद्य पदार्थों का विखंडन। तो गर्मियों में क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है, जिससे उनकी क्या होती है, उपापचय की जो उच्च दर है वो बढ़ने लगती है। तो तीसरा वाला जो है ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। गर्मी के मौसम में भोजन तेज़ी से खराब हो जाता है क्योंकि गर्मियों में भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों का तेज़ी से विकास होता है। सूक्ष्म जीव आमतौर पर गर्म तापमान पर तेज़ी से बढ़ते हैं और भोजन के खराब होने के लिए जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। जब जीवाणु भोजन को विखंडित करते हैं तो इस प्रक्रिया में अम्ल और अन्य अपशिष्ट उत्पादन जो है उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कृषि भूमि में डोलोमाइट पाउडर अनुप्रयुक्त किया जाता है। इसे अनुप्रयुक्त करने का उद्देश्य क्या है? तो डोलोमाइट जो है पाउडर, ऑप्शन है इसका उद्देश्य में मिट्टी के पीएच में वृद्धि करना, मिट्टी का पीएच में कमी, मिट्टी के फास्फोरस घटक में वृद्धि या मिट्टी में नाइट्रोजन घटक में वृद्धि। तो देखिए, जो डोलोमाइट जो यूज़ किया जाता है पाउडर, वो क्या होता है, मिट्टी के पीएच में वृद्धि करता है। डोलोमाइट, अब ये क्या होता है, यह एक चूना पत्थर यौगिक है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। यह पादपों को मूल्यवान पोषक तत्व प्रदान करता है और पौधों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाकर मिट्टी के पीएच को बदलने में मदद करता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए, FeCO5, इसमें भी कई लोग गलती करते हैं। अगर ऑक्सीकरण आपसे संख्या पूछी जाए तो Fe के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम बोलते हैं कि एक नंबर होता है, जो कि इसमें गलत रहता है। अगर आपसे साइंस में केमिकली अगर कोई पूछा जाए ऑक्सीकरण संख्या, अगर Fe के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो वो शून्य माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो नंबर होगा वो शून्य होगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अवस्था जो है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक आबंध बनाने के लिए तो प्राप्त करता है या हास करता है, मतलब या तो देता है या फिर लेता है। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? क्या बोला है कि अगर किसी दूर की वस्तु को आप उत्तल लेंस की ओर ले जाते हैं, मतलब उत्तल लेंस के पास ले जाएंगे, तो प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन है समान रहेगा, बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है या घट जाता है। तो देखिए, बढ़ जाता है इसका राइट आंसर रहेगा। उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर दूर कोई वस्तु है तो वो छोटी दिखाएगी, जैसे जैसे पास आएगी वो बड़ी होती जाएगी, यानी बढ़ जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। एक उत्तल लेंस केंद्र में मोटा और किनारों पर संकरा होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी लेंस वो लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करके एक बिंदु पर मिलाता है, तो वो अभिसारी कहलाता है। वैसे ही अगर अपसारी की बात करें तो जो अवतल लेंस होता है अपसारी होता है, यानी कि उस पर अगर कोई प्रकाश डाला जाए तो वो फैल जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि हमारी आँखें जो है उभरी हुई होती है। उत्तल लेंस के में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। उत्तल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जाता है, दीर्घ दृष्टि जो होती है उसको ठीक किया जाता है।
अगला प्रश्न है गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के समूह के दोहराव के कारण होती है, कौन सी है? ऑप्शन है बहुगुणित, द्विगुणित, यूप्लाइडी या एनुप्लाइडी। तो देखिए गुणसूत्र संख्या में जो भिन्नता होती है उसको यूप्लाइडी जो है कहा जाता है, यूप्लाइडी, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर, यूप्लाइडी। यूप्लाइडी क्या होता है? यह एक गुणसूत्रीय भिन्नता है जिसमें एक कोशिका या एक जीव में गुणसूत्रों का पूरा समुच्चय शामिल होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है उसमें। जैसे मानव कोशिका में 23 गुणसूत्रों का एक अतिरिक्त समूह होता है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और फिर ऐसे क्या कहा जाता है? यूप्लाइड कहा जाता है। तो गुणसूत्रों का जो समूह होता है उसे यूप्लाइड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि एक टिड्डे को मेंढक द्वारा खाया जाता है, यह ऊर्जा का स्थानांतरण जो है कहाँ से कहाँ हो रहा है? यानी टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक खा रहा है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से हो रहा है? ऑप्शन है उत्पादक से अपघटक तक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक, या प्राथमिक से उपभोक्ता से द्वितीयक। तो देखिए उपभोक्ता यानी उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं, और यहाँ पे हरे पौधों की बात नहीं हुई है, याद रखिएगा। उत्पादक की अगर बात की जाए तो हरे पौधे होते हैं। उत्पादक के बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाता है, उनको खाने वालों को क्या कहते हैं? द्वितीयक, और द्वितीयक को खाने वाले तृतीयक, और तृतीयक को खाने वाले चतुर्थ। इस तरह से जो है सर्कल घूमता है। तो देखिए टिड्डा क्या होता है? घास खाता है। तो घास खाने वाला मतलब ये प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन खा रहा है? मेंढक, यानी द्वितीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक से द्वितीयक, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक खाद्य श्रृंखला में यदि एक टिड्डे को एक मेंढक द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक होता है। टिड्डा उत्पादक को अर्थात घास को खाता है, याद रखिएगा, इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर है। इस प्रकार टिड्डों को खाने वाले मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता बन जाते हैं। ये देखिए ये चेन है, उत्पादक जो है हरे पौधे होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता उनको खाने वाले, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले मेंढक, और मेंढक को खाने वाला क्या होता है? सांप। तो सांप क्या आ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, इस तरह से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कीटाणुओं के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है और मानव त्वचा को स्वस्थ और बरकरार रखता है? कीटाणुओं के खिलाफ ऑप्शन है संवेदी कोशिकाएं, पुतली, पीयूष ग्रंथि या अधिचर्म। देखिए हमारी जो चर्म होती है यानी चमड़ी जो होती है उसके ऊपर एक और अधिचर्म होती है, यानी कि एक और पतली सी जो परत होती है चमड़ी की, वो अधिचर्म कहलाती है। ये क्या करती है? मानव त्वचा को स्वस्थ और बरकरार रखती है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। अधिचर्म कीटाणुओं के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है और मानव त्वचा को स्वस्थ और बरकरार रखता है। त्वचा के जलरोधी भाग को एपिडर्मिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी L है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? देखिए ऑप्शन है L/4, L/2 या 2L। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो राइट आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा हम ये जानेंगे। दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी L दी हुई है, तरंगों की संख्या 2 होगी, जो पहली चोटी और दूसरी चोटी से, तो ठीक है, तो n का मान जो होगा 2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य यानी कि जो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू 2L/n। अब इसमें देखिए 2L है और L/n, n का मान कितना दिया है? 2। अब जैसे ही करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? L। तो उनकी दूरी जो है वो जो लगातार जो पर्वतों की चोटियों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तो ये याद रखिएगा कि दो चोटियों की अगर बात करिए तो उनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? तरंग दैर्ध्य के बराबर, सिर्फ दो चोटियों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा या है? ऑप्शन है रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम या फ्रेंसियम। ऑप्शन जो डी है फ्रेंसियम का जो है परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। अगर आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। दिए गए तत्वों में फ्रेंशियम का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक यानी 87 है। हेनरी मोसेले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया है, तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले प्रश्न की ओर, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन B12। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो ये है विटामिन सी, विटामिन सी को जाना जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि संतरा, नींबू, इनमें क्या होता है? आंवला, इनमें विटामिन सी पाया जाता है जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है? ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एल्किन, एल्काइन या एल्केन का, तो ये वाला आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आप इसे जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
देखिए एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। थर्ड वाला ऑप्शन CnH2n। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। आपको सीधा सा नाम याद रखना है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। आप तीनों को याद रख लेंगे तो CnH2n याद रख लीजिए। पहली बार में +2 करना है, दूसरी बार में न्यूट्रल है और तीसरी बार में -2 है। फिर आता है एल्कोहल जिसमें OH आता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्त गैस है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन है पाचन हार्मोन से आबंध बनाती है, फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है या हीमोग्लोबिन में जो है आबंध बनाती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन में जो है आबंध बनाती है, यानी उससे इंटरेक्ट होके उससे मतलब इंट्रैक्शन कर लेती है। तो ऑप्शन 4 वाला जो होगा हीमोग्लोबिन से आबंध, ये राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो गैसोलीन, लकड़ी, प्रोपेन, चारकोल या अन्य ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। यह हवा की तुलना में बिल्कुल हल्की होती है और एक लो रिसाव के स्रोत का बहुत आसानी से पता लगा सकती है। यह एक विषाक्त गैस है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से आबंध बनाती है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकत्व की SI इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम, सीमेंस, ओम मीटर, एम्पियर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है और कई लोगों को इसका आंसर पता भी नहीं होता है। तो देखिए विद्युत चालकत्व की बात की है तो इसकी जो SI इकाई होती है वो होती है सीमेंस। याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन सीमेंस। कई लोग क्या करते हैं इसमें या तो एम्पियर लगा देते हैं या ओम लगा देते हैं। विद्युत चालकत्व के विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकत्व कहा जाता है, यानी विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसका जो प्रतिलोम होता है उसे विद्युत चालकत्व कहा जाता है। यह एक मापन है कि कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से धारा प्रवाह हो सकता है और इसकी SI जो इकाई है वो सीमेंस है। विद्युत चालकत्व का सूत्र जो है वो होता है K=1/R। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन की प्रक्रिया में बादलों में किस प्रकार रसायन का छिड़काव किया जाता है, यानी कि जो कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं उसके लिए किस प्रकार के रसायन का छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। तो देखिए इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी यानी 4th वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, तो याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है। इसका उपयोग कृत्रिम बारिश पैदा करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र है AgI। कृत्रिम बारिश के लिए मेघ विजन की प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव बादलों में किया जाता है। यह एक अत्यधिक प्रकाश सुग्राही यौगिक है जिसका उपयोग सिल्वर आधारित फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अगर सिल्वर में पूछा जाए, देखिए सिल्वर आधारित जो फोटोग्राफी होती है उसमें भी जो है आयोडीन का यूज़ किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को एक और बार देख सकते हैं, अच्छे से उन्हें समझ सकते हैं, उसके बाद आप एक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए आपका एक क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि दाब मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है पास्कल, डेसिबल, टेस्ला या हर्ट्ज़। आप अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कई सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और कई सारी ट्रिक्स भी मिलेगी जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।